राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इस वक्त पहुँचे हैं झारखंड राज्य, जहाँ की राजधानी में हमारी मुलाकात हुई है अशोक भगत के साथ, जो कि पिछले 3 से ज़्यादा दशकों से भी ज़्यादा अगर देखा जाए समय गुजर गया, जिसमें झारखंड के जीवन में वहाँ चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो या स्वावलंबन हो, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही उल्लेखनीय काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। अशोक भगत झारखंड में बाबा जी के नाम से मशहूर समाज सेवी अशोक भगत झारखंड के जंगल और आदिवासियों के बीच त्याग, तपस्या और समर्पण का दूसरा नाम है। झारखंड के गरीब आदिवासियों को बदहाली से उबारने के लिए जीवन समर्पित कर देने वाले पद्मश्री अशोक भगत ने 32 वर्षों से कोई सिला कपड़ा नहीं पहना। आदिवासी बहुल क्षेत्र के कल्याण के लिए सेवा भाव से अपने काम में जुटे रहते हैं। अशोक भगत ने यह प्रण लिया है कि जब तक वनवासी मुख्य धारा से जुड़ नहीं जाते, वे सिला वस्त्र नहीं पहनेंगे। सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित होकर काम करने के लिए झारखंड के बिशुनपुर में अशोक भगत ने अपने 3 IITian साथियों के साथ मिलकर विकास भारती नामक संस्था की स्थापना की और सुदूर क्षेत्रों में ग्रामीण विकास संबंधी कई गतिविधियों को नया आयाम दिया। झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी संगठन की सक्रिय गतिविधियों से आदिवासी समाज का जीवन बेहतर बनाया। लगभग 40 वर्षों से झारखंड में समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण के काम में लगे अशोक भगत का मुख्य लक्ष्य है झारखंड के आदिवासी और जनजातीय समुदाय का विकास। अशोक भगत के प्रयासों से आदिवासी समुदायों की स्थिति काफी बदली है। उनका पलायन रुक गया है, हजारों लोगों को रोजगार मिला है। आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए जो आंदोलन अशोक भगत ने शुरू किया, वो आज सफलता हासिल कर रहा है। हजारों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा चुका है। सामाजिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने के लिए भारत सरकार ने अशोक भगत को 2015 में पद्मश्री से नवाजा है। श्री अशोक भगत समाज सेवा। अशोक भगत आज भारत सरकार में खादी ग्रामोद्योग आयोग, मिड डे मील, स्किल डेवलपमेंट जैसे कई कार्यक्रमों के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए बनी कोर टीम के भी वो सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक भगत जी। धन्यवाद। हमको बताइए कि ये जो आपने प्रण लिया कि आप सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे, जैसा कि हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, ये कब और कैसे हुआ ये? देखिए, ये कोई मतलब ये तो आदिवासियों के बीच में काम करना शुरू किया और आदिवासियों की जो हालात थे उस दिनों में,
आज काफ़ी अच्छे हो गए हैं, लेकिन उन दिनों में जो हालात थे, उस हालात में उनके साथ तादाद स्थापित करना था, उनके साथ एकीकृत होना था, मिल के काम करना था, तो उनके जैसा रहना, समाज में काम करने के लिए समाज के बराबर रहना और उसमें उस जीवन को स्वीकार करना था। तो उसमें एक संकल्प लिया गया और लिया गया तो चल रहा है। आपने कहा कि आदिवासी लोगों के बीच काम करना था। ये थोड़ा संदर्भ समझना चाहेंगे हमारे दर्शक भी कि आपको आदिवासी लोगों के बीच काम क्यों करना था और वो करने से पहले आप क्या कर रहे थे और जीवन में आपकी जो शुरुआती प्रेरणाएं थीं कि क्या करने चले थे और करने क्या लग गए। देखिए, ये तो प्रेरणाएं तो कई बार आदमी की जन्मजात होती हैं। समाज के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, और उसमें हम लोग जेपी मूवमेंट से जुड़े, परिवर्तनवाद से जुड़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, राष्ट्रवाद हावी रहा, देश के लिए कुछ करना है। लेकिन करना है तो चिल्लाना नहीं है, भाषण नहीं देना है, या ऐसा कुछ बहुत लोग भाषणों से, विचार गोष्ठियों से परिवर्तन करते हैं। लेकिन हम लोगों को लगा जहाँ पर असमानता है, देश में जो परिस्थितियाँ खराब हैं इसलिए हैं कि असमानता है और हम लोग दूसरों को दोष देते हैं लेकिन खुद जाके काम नहीं करते। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ जाकर के उनकी पीड़ाओं को समझना और पीड़ा में भागीदार बनना और एक समानता का अवसर लाना, ये हम लोग को लगा कि देश की ज़रूरत है। और देश स्थिर तभी रहेगा जब देश का आदिवासी समाज विकास की ओर बढ़ेगा और उसके अंदर स्थिरता होगी। क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए सबसे साफ टारगेट आदिवासी समाज है, क्योंकि वहाँ संपदा है, सब कुछ है, लेकिन उसमें उनकी भागीदारी नहीं, उसका लाभ उनको मिलता नहीं, इसलिए संतोष है। इस असंतोष को दूर करने के लिए उनका विकास होना, भागीदार बनना, ये जरूरी था। और भागीदार हम तभी बना सकते हैं जब उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। उसी क्रम में आए। अच्छा, ये तो हुआ होगा थोड़ा बाद में ही, जब आपने होश संभाला होगा और जब आपको भी ये समझ हुई होगी कि आपकी अपनी व्यक्ति के रूप में क्या भूमिका है सामाजिक रूप से। लेकिन अगर शुरुआती वर्षों पर अपने ही जीवन के नज़र डालें तो क्या आपके परिवार में इस तरह का कोई प्रेरक व्यक्तित्व या कोई ऐसी घटना? आज़ादी के बाद, जो आज़ादी के बाद देश का वातावरण था और जो गाँव में, जिस गांव में समाज से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ एक आज़ादी के आंदोलन की धमक थी, उसके मूल्य थे। एक कांग्रेस आंदोलन का असर था, हम लोगों के परिवारों पर भी असर था। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, प्रेरणा, ये हम लोगों के जीवन में पारिवारिक पृष्ठभूमि से मिला है। तो उससे ही बात निकली कि ये देश के लिए कुछ करना। आपके पिता खुद खेती से जुड़े रहे या फिर कोई शहरी कारोबार करते? नहीं, हम लोग खेती से। आपने कहा कि जहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपका जन्म हुआ? आजमगढ़ में। आजमगढ़ के आप वैसे रहने वाले हैं। तो आपकी शिक्षा क्या हुई? मेरी शिक्षा BSc LLB सिवली कॉलेज, आजमगढ़ का बहुत मशहूर कॉलेज है, वहाँ से हुई। और वहाँ से आगे गोरखपुर यूनिवर्सिटी हुई। वहाँ के बाद फिर क्या आपने पढ़ाई की BSc LLB करने के बाद? पॉलिटिकल साइंस से MA किया। कहाँ? गोरखपुर। अच्छा, उसके बाद? निकल पड़ा काम में निकला। मैं तो BSc के बाद ही निकल पड़ा। BSc के बाद आप फिर निकल पड़े। और किन पड़ावों से होते हुए फिर आप झारखंड पहुँचे? नहीं, पड़ाव मतलब आप विद्यार्थी आंदोलन, विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हम लोग खड़ा किए। और फिर बाद में जो JP आंदोलन चला, उसकी पृष्ठभूमि में हम लोग योगदान रहा। आपातकाल लगा, आपातकाल में 1 साल हम आजमगढ़ और फैजाबाद जेल में बिताए।
उसके बाद लगा कि परिवर्तन के कई मार्ग हैं और एक मार्ग ये भी है कि 75 लोगों के बीच में जाना और काम करना, और उस मार्ग को हमने अपनाया। पॉलिटिक्स भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने उसको छोड़ करके इस काम में आए। तो उन पड़ावों से गुजरते हुए यहाँ पहुँचे। तो फिर वही पूछता हूँ कि आजमगढ़, गोरखपुर होते हुए झारखंड कैसे? आपातकाल में आंदोलन BHU में भी हमने काम किया, इलाहाबाद में भी हमने काम किया, और सर्वत्र परिवर्तन के लिए, जीवन में परिवर्तन हो, समाज में परिवर्तन हो, ये चेंज हो, अब एक देश का भविष्य सुनहरा दिखाई दे। और उस क्रम में हम लोग ये लगे कि एक बड़ा काम देश में ये भी ज़रूरी है कि हम दो लोगों को दोस्त देते हैं, बाहरी ताकतों को दोस्त देते हैं, लेकिन हम खुद काम नहीं कर पाते। समय स्वयं जा कर के उन क्षेत्रों में जहाँ भारत की आत्मा बसती है, भारत के असली लोग जहाँ हैं, उनके साथ जुड़ करके उनको लेके आगे बढ़ना, उसमें आए। तो इस तरह से आपने बिशुनपुर को कैसे केंद्र बनाया? अब तो तलाशते तलाशते एक स्थान बिशुनपुर मिल गया। बिहार था उस समय। नेचुरली प्राकृतिक छटा, बैली घाटी, तमाम तरह की जातियाँ एक साथ यहाँ रहती हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र है, लेकिन सड़क से पास भी है। स्थान पसंद आ गया, रह गए। जब आप कहीं पर काम शुरू करते हैं तो बहुत शुरुआती ऐसे संदेहों से भी देखे जाते हैं, और तुरंत आप किसी को लाभ नहीं पहुंचा पाते। लाभ पहुंचाना नहीं पहुंचाना तो एक लाभ पहुंचा कर कोई किसी का अपना नहीं हो सकता, लेकिन लोग आपको स्वीकार करें, ये जीवन की बड़ी परीक्षा थी। हाँ, तो इस परीक्षा के बारे में बताइए, क्योंकि वो शुरुआती नाकामियाँ नहीं, वो नाकामियाँ आप नहीं कह सकते हैं। नाकामियाँ तो उसको कहते हैं जब आदमी फेल हो रहा हो। नाकाम लोगों का विश्वास जीतना ये निरंतर प्रक्रिया है, और इसमें समय लगता है। और ये विश्वास लोगों का जीतना माने अपना खुद पर खुद का विश्वास होना, अपने खुद के प्रति ईमानदार होना, अपनी खुद की ईमानदारी का कमिटमेंट होना, इसका रोड टेस्ट होता था। और जितना गहराते गया उतना हम आगे बढ़ते गए, लोगों का विश्वास मिलता गया। अनेक प्रकार की प्रताड़नाएँ, लांछनाएँ सहनी पड़ती हैं, सबको सहनी पड़ी हैं, हमने भी सहा है। ये सफलता का मार्ग है ऐसा कभी माना नहीं, लेकिन सफलताएं कभी कभी मिलती हैं, मिल जाया करती, मिल गई कुछ। मतलब सफलता का कोई मार्ग आपके मन में या कोई सपना था कि सफल होने का मतलब ये है, तो क्या था वो, क्या चीज़ थी जो आप? सफल होने का मतलब लोगों के बीच में वर्षों तक रह जाना, विपरीत परिस्थितियों में, हिंसा के वातावरण में लोगों के साथ लगातार रह जाना ही सफलता है। ये काम बिना एक मिनट टूके करते रहना, निरंतर, यही सफलता है। और मन में कभी निराश नहीं होना, ये सफलता है। और क्या है सफलता? यही है, काम करते जाना। तो जो ये काम है जिसको निरंतर उच्च पदों पर बैठे हुए लोग, संस्थाएं, समाज स्वीकार करता जाता है, और अभी तो हाल में आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, तो वो क्या करते हैं आप जिसके लिए ये सब लोग आपको बहुत? देखिए, पद्मश्री वगैरह तो एक अलंकार है, और मिलता है नहीं मिलता है उसके लिए हम लोग कभी सोचते भी नहीं। मिल गया, ठीक बात। राह है, राह में अपमान, मान, सम्मान, ये सब स्वीकार जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यात्रा रुकी नहीं, अबाध गति से चलती रही।
अप्रभावकारी ढंग से चलती रही, समाज के जीवन में प्रभाव डाला, समाज परिवर्तित होते देखा आँखों से। लोगों के जीवन में खाने को नहीं था, लेकिन आज अच्छे खाने खा रहे हैं, जीवन में परिवर्तन आया। वो जब देखता हूँ, वो आनंद का विषय है, वो महत्वपूर्ण विषय है। मुझे क्या अलंकार मिला नहीं मिला वो कोई मतलब नहीं है उसका। समाज तो कुछ कुछ कभी सम्मानित करता है, कभी अपमानित करता है, कभी लांछन लगाता है, लेकिन अपने आप में हम स्वयं संतुष्ट रहें, ये इम्पोर्टेंट है। और हम संतुष्ट हैं, वही हमारे लिए उपलब्धि है। आप देखेंगे कि कला और संस्कृति, संगीत, नृत्य, ये सब भी हमारे समाज का हिस्सा है और इस पर भी बहुत सारे लोग निर्भर भी हैं, आश्रित हैं। खुद आपके जीवन में कला संस्कृति का क्या स्थान है? पिक्चर आप कभी संपूर्ण जीवन जब हम विचार करते हैं ना, तो हम अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं देखते। मनुष्य स्वयं कलात्मक है, आर्टिस्ट है, उसकी जीवन शैली ही कलात्मक है। तो वो बहुत मेरी उसका सम्मान करना उसको। और आदिवासी जीवन तो कलाओं से भरा है, उसकी हर चीज़ व्यक्ति ही कला है, तो वो तो बहुत प्रेरणादायी रहता है। आपने कोई कला सीखी? मेरी कला में लोगों के सुख दुख में शामिल होना सबसे बड़ी कला है। मार्मिक होना, संवेदनशील होना, भावुक होना, इससे बड़ी कला क्या हो सकती है? पिक्चर देखने में आपकी क्या रुचि है? अब पिक्चर वगैरह तो कभी देखा था। पिक्चर वगैरह देख के मनोरंजन वो लोग करते हैं जिनके जीवन में मनोरंजन के लिए अलग से कोई पैसेज हो। अपने जीवन में पैसेज, मनोरंजन माने लोग हमारे कारण से खुश हो रहे हैं, यही मनोरंजन है। 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्त हैं, लोग सुख खुश हैं, वो मनोरंजन है। और वो मैंने उसी में लगाया ध्यान अपना। वन लाइफ फॉर वन मिशन, एक बार में एक ही बात हो सकती है, सब बात चारों ओर से। और खुद का मनोरंजन क्या करना है, खुद लोगों का मनोरंजन में ही खुद मनोरंजन हो जाता है। ये मैंने देखा, माना है उसमें। कविता, कहानी, साहित्य आदि में? नहीं, मैं साहित्य, कविता, कहानी तो मैं तो इसमें मैं नाटक वगैरह करना प्रारंभिक जीवन का रहा है। तो जो प्रारंभिक जीवन में समावेशित हुआ अपने जीवन में, कविता, कहानी, वीर रस की कविताएँ, भक्ति रस की कविताएँ, जेलों में काव्य, वो जो जीवन में रच बस गया। तो जो जीवन में रच बस जाता है तो कर्म में परिणित होता है। उसको अलग से क्या देखना, वो अलग से क्या देखना उसे। तो वो जो अंदर बसा है और वो व्यक्त होता है कामों में। व्यक्ति उसकी कार्यों के द्वारा होती है ना, वो कोई अलग से उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, वे कविताएं और काव्य जीवन को प्रभावित करते हैं। जीवन का व्यक्ति का निर्माण होता है, और वो व्यक्ति जब उसका निर्माण होता है, जो कर्म करता है, तो उसमें वो प्रस्फुटित होता है। इसलिए आप देखते होंगे बाग बागवानी, फुलवारी, कलात्मकता हमारे आसपास आप जो भी देखते होंगे, तो आपको तो लगता होगा कि हम एक कलात्मक जीवन जीते हैं। इसलिए अलग से इसमें कुछ नहीं है। और यहाँ हम अपने देखने वालों को याद दिला दें कि इस वक्त हम रांची में हैं, जहाँ हम बातें कर रहे हैं अशोक भगत जी के साथ, जिनको यहाँ सब लोग बाबा के नाम से पुकारते हैं। और इन्होंने झारखंड के जीवन में एक बहुत ही ऐसा उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। और पिछले करीब 3 से ज़्यादा दशकों से ये सिले हुए कपड़े नहीं पहनते हैं और बिल्कुल आम लोगों के साथ घुल मिल कर रहते और उनके जीवन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको बताइए कि ये जो विकास भारती जो संस्था है, ये किन किन क्षेत्रों में काम करती है? क्षेत्रों मतलब किन किन विषयों को? ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि कंपार्टमेंटल ऑफ थिंकिंग, टाइप ऑफ थिंकिंग, विभक्त करके देखना, ऐसा मेरे निश्चय में फोकल पॉइंट मनुष्य है। और मनुष्य ही नहीं है, प्रकृति है।
मनुष्य भी प्रकृति से अलग रख करके नहीं देख सकते हैं। पेड़ पौधे, उसके बीच में रहता हुआ मनुष्य, उस संपूर्णता को लिए हुए जो जो विकास के आयाम हो सकते हैं, प्राचीन संस्कृतियों का संवर्धन, मूल्यों का संवर्धन और आधुनिक तकनीकों का उनको ज्ञान होना। इस तरह से झारखंड के 3 करोड़ आबादी है, उसमें 1 करोड़ आबादी को हम स्पर्श करते हैं, उनसे टच करते हैं। और मैन टू मैन हमारी एक व्यक्ति से संपर्क की शैली है। परिवारों से जुड़े हैं और परिवार हमारे अपने परिवार हैं, उनके जीवन के साथ जुड़े हैं। एक एक पौधे, पेड़, नदियों का विकास हो, पहाड़ों का विकास हो, जंगल का विकास हो, पौधे जीवित हों, ये सब हमारे अप्रोच के प्रयास के दायरे में आते हैं या हम इनके दायरे में आते हैं, मिल के सब चलते हैं। ये हमारा अप्रोच है। अच्छा, हमारी नज़र इस बात पर भी गई कि न सिर्फ आपने अपनी जीवन शैली को इस तरह ढाला, बल्कि आपने अपने नाम में भी परिवर्तन किया। तो अपने आपका मूल नाम क्या है? मूल नाम मेरा अशोक राय है, नाम अशोक राय है। और एक पहचान एक समाज के साथ जो गांधी जी के अनुयायी थे, सत्य अहिंसा सत्याग्रह का पाठ हिंदुस्तान के शाश्वत मूल्य में है। हमारा ये बार कहना है, हमने इस बार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की जो समिति है उसमें मैं भी हूँ प्रधानमंत्री जी के साथ। मैंने सबसे कहा कि गांधी जी ने कोई नई बात नहीं की, गांधी जी ने देश के मूल तत्व को पकड़ा। सर्वसामान्य के जीवन में, सहज में, विचार में जो बात थी उस थीम को गांधी ने ले लिया, इसलिए वो सबके हो गए। तो इसके मतलब ये सत्य अहिंसा आस्ते जो बात गांधी जी ने की वो पहले भी था, पहले था तो कहाँ खोजेंगे। तो हमारा आज का मानना है कि आदिवासी समाज हमारा पुराना समाज है, हमारी समाज का धरोहर है, वो कोई अलग चीज़ नहीं है। वहाँ 1914 में सत्याग्रह का आंदोलन चतरा उरांव नामक युवक ने किया, ताना भगत आंदोलन के नाम से। वो आंदोलन को हमको प्रतिष्ठा दिलाना था, उसको रिवाइव करना था, इससे मैं भगत बना। भगत कोई कास्ट नहीं होती, भगत तो एक भगत के मन में है भगवान, संपूर्णता, एक समर्पण का नाम, प्रतीक ही भगत है। अच्छा, आप देखिएगा कि गैर आदिवासी इलाके से आकर आदिवासियों के बीच काम करते हुए ख़ुद उनकी मान्यताओं को, उनके विश्वासों को, उनकी परंपराओं को, उनकी बोली भाषा, खान पान तक से एक अपरिचय के साथ आप उनके बीच, तो एक तरह का गैर आदिवासियों में जो हेजिमोनाइज करने का एक वो होता है कि नहीं, हम हैं और ये एक वस्तु है जिसके जीवन को हम परिवर्तित करते हैं। इस बात को ऐसे कहा है कि जैसे एक आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, दूसरा जीवन पाती है, इसलिए जो सांस्कृतिक आत्मसात है ये कठिन काम है। तो वो मुझे करना पड़ा, मैंने वो कष्ट जो होता है वो तो झेलना पड़ा। और वो संस्कृति को अपनाना माने पूरा उसमें डूब जाना, और उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर क्या कहते हैं लोग, क्या चाहते सुनते हैं, ये उसके साथ एसिमुलेट करना, मर्ज कर जाना, ये हमने किया है। आप देखेंगे कि जब भी कोई चीज़, किसी चीज़ को आप परिवर्तित करने जाते हैं, वो चीज़ भी आपको परिवर्तित करती है। एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि परिवर्तित करने में गया ही नहीं था, खुद के परिवर्तन में गया था मैं। मुझे उन चीज़ों को समझना था। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े उपन्यासकार पहले के रहे हैं, उन्होंने उपन्यास लिखने के पहले वो जीवन जिया है, उस माहौल में रहे हैं तब कुछ लिख पाए हैं। तो मुझे तो वो माहौल आत्मसात करना था, परिवर्तन नहीं करना था, मुझे खुद को परिवर्तित करना था, और उसमें से जो समझ बनी है उसको आगे बढ़ाना था। इसलिए इसका सवाल ही नहीं उठता कि मेरा परिवर्तन होना ही था, हुआ ही। वो कोई मैं परिवर्तित करने नहीं गया था, ये भ्रम मुझे नहीं था कि मैं समाज बदल दूंगा उनका। हाँ, उस समाज की जो अच्छी बातें हैं उसको सीख करके देश दुनिया को बताऊंगा कि क्या अच्छाइयाँ इनके अंदर है।
तो ठीक है अशोक भगत जी, हम लोगों की बातचीत लगभग पूरी हो गई है। आप अगर कुछ और कहना चाहते हो तो कह नहीं, सकते हैं। बिल्कुल मेरा ये कहना है, आप कहिए लोगों से कि जो ये भ्रम फैला रखा है कि आदिवासी समाज बहुत पिछड़े हैं, अविकसित हैं, असभ्य हैं, ये गलत है। ये दूरियां पैदा करने के लिए और शोषण के लिए बातें फैलाई गई। आदिवासी समाज की जो अच्छाइयाँ हैं, उनकी आपसी सहिष्णुता, सहकारिता, आपसी प्रेम, भाईचारा, जो पूरे हिंदुस्तानी समाज को सीखना है, उस पर काम करने और सीखने की ज़रूरत है। उससे संदेश लेने की आवश्यकता है, उनकी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। ये हमारे बात आपके माध्यम से हम देश को बता रहे हैं, लोग समझें इस बात को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भगत। धन्यवाद आपको भी। हाँ, ये थे अशोक भगत, जो कि एक जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और झारखंड के जीवन में पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय से लगातार कार्यरत हैं। प्रोग्राम गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिएगा ज़रूर contact@guftguwithirfan.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं, उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।